हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टडी विद एसकेपी में। कैसे हैं आप लोग? तो आज आप लोगों ने देख लिया होगा थंबनेल क्या है। तो लुसेंट का अगला चैप्टर है जिसका नाम है प्रागैतिहासिक काल, और इसमें हम लोग दो चीज़ों को देखेंगे। पहला प्रागैतिहासिक काल, ये आपके सामने रहा, और दूसरा जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। यानी पहला जो है प्रागैतिहासिक और दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता। तो हम सिर्फ इसको धीरे धीरे स्लोली पढ़ते जाएंगे और आप इसको ध्यान लगाकर सिर्फ सुनते रहिएगा, आपका रिवीजन होते रहेगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी हमारी ज्ञान पहुँचे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, मानव शुरू जब धरती पर आया तो वह शुरू में ना कुछ लिखना जानता था ना कुछ पढ़ना जानता था। यानी हम कहें यहाँ पे आप तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहला लाइन जो हमारे यहाँ आता है प्रागैतिहासिक काल में, वो कहता है जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया है, यानी लिखा नहीं है, उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, मानव जो है, तो हम लोग कहें कि जिस काल में मानव कुछ नहीं लिखा उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो इतिहास किसको कहते हैं? तो इतिहास उसको कहेंगे मानव का जब विकास स्टार्ट हुआ, तो जब इतिहास हम उसको कह देंगे जब वह लिखित रूप से कोई चीज़ उपलब्ध हमको करवाया है। यानी कि इतिहास हम लोग किसको कहते हैं? जिसमें हम लोग कुछ पिछली चीज़ों को पढ़ते हैं और जिसका कोई सबूत रहता है, तो उसी को हम लोग इतिहास कहते हैं ना। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग इसी में आगे देखें तो आता है आधे ऐतिहासिक। यानी अगर आप बात करें कि इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा जाता है, तो आपने पढ़ा होगा कि इतिहास को जो है 3 कालखंडों में हम लोग बांटते थे। ठीक है, 3 कालखंड कौन कौन होते थे? तो मैं आपको बता दूं कि जो पहला कालखंड है, ठीक है, जो पहला कालखंड आता था वो आप यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको बांटते चलता हूँ। पहला जो आता था उसको हम लोग कहते थे प्राक इतिहास। पहला को क्या कहते थे? तो प्राक ऐतिहासिक। दूसरा को हम लोग कहते थे आधे ऐतिहासिक। दूसरा को क्या कहते हैं? तो आधे ऐतिहासिक। दूसरा को आधे ऐतिहासिक। और तीसरा जो आता है ठीक है, तीसरा जो काल आता है इतिहास का, हम उसको हम लोग कहते हैं ऐतिहासिक। अब आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आधे ऐतिहासिक और ऐतिहासिक क्या होता है। देखिए, प्राक ऐतिहासिक किसको कहते हैं या प्राग ऐतिहासिक काल? जिसमें कोई लिखा हुआ नहीं मिलता है। आधे ऐतिहासिक काल हम लोग उसको कहेंगे जिसमें कोई चीज़ लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, यानी इसमें लिखा हुआ चीज़ मिला है लेकिन पढ़ा उसको नहीं जाता है। जैसे आप हम को बता दें कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें लिखी हुई चीज़ें बहुत सी मिली है, लेकिन उसमें कोई अभी तक कोई पढ़ा नहीं है, पढ़ा नहीं जा सका है। तो उसको हम कैसे कहें कि वह ऐतिहासिक काल है, लिखा हुआ चीज़ है लेकिन पढ़ा हुआ नहीं है। और उसके बाद आता है ऐतिहासिक। तो आपने ऐतिहासिक काल देख लिया या इतिहास आपने देख लिया कि इतिहास किसको कहते हैं। यानी इतिहास उसको कहेंगे जिसमें कोई पढ़ा हुआ पढ़ने वाली चीज़ें हमें मिले। अब आता है आधे ऐतिहासिक काल। तो देखिए, आधे ऐतिहासिक काल जिसको कहते हैं जिसको लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उसको पढ़ा नहीं जा सका है। और आपको एक चीज़ होगा कि ज्ञानी मानव, ठीक है, ज्ञानी मानव ह्यूमोसेपियन जिसको हम लोग कहते हैं, उसका प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40,000 साल पहले हुआ था। उसके बाद पूरा पाषाण युग हम लोग देखें, जो पाषाण काल है, पाषाण काल को भी 4 खंडों में हम लोग बांटते हैं। पाषाण काल को कितने खंडों में बांटेंगे? तो 4 खंडों में हम लोग पाषाण काल को बांटते हैं। सबसे पहला जो खंड होता है उसको कहते हैं पूरा पाषाण। दूसरा जो खंड होता है उसको कहते हैं मध्य पाषाण। तीसरा जो होता है उसको कहते हैं नवपाषाण। और चौथा जो आता है उसको हम लोग कहते हैं ताम्रपाषाण। तो इस पाषाण युग को हम लोग बांट देते हैं। ठीक है, इस पर अब देखिए, पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकारी था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार जो है वह हुआ था पूरा पाषाण काल में, और पहिया का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। मनुष्य ने अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई थी, तथा उसने सबसे पहले जो जिस जानवर को पालतू बनाया था उस जानवर को हम लोग कुत्ता कहते हैं। यानी सबसे पहले मानव ने पालतू बनाया था कुत्ता को। और बसना स्टार्ट मानव ने कब किया था? तो नवपाषाण काल में। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था।
कुल्हाड़ी मिला कहाँ से है, तो इसका प्राप्ति स्थल है अतिरमपक्कम। ठीक है, अतिरमपक्कम से पहली बार यह कुल्हाड़ी मिला था, जिससे ये पता चलता है कि मानव ने सबसे पहली बार जिस औजार को बनाया था उसको हम लोग कुल्हाड़ी कहते हैं। अगला, कृषि का आविष्कार मानव पाषाण काल में हुआ। ठीक है, यानी नव पाषाण काल में इसका स्टार्ट हुआ था। प्रागैतिहासिक अन्य उत्पादक स्थल मेहरगढ़ है, जो पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूँ है। कृषि के लिए अपनाई जाने वाली सबसे प्राचीन फसल गेहूँ है और जौ थी, लेकिन सबसे पहली फसल मानी जाती है गेहूँ को ही। मानव ने, अगर कहा जाए कि लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोल्डिहवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। जो पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार हैं किसके बने हुए थे, तो स्फटिक पत्थर के बने हुए थे। आप इस स्फटिक पत्थर को याद रखिएगा कि किस पत्थर के बने थे। रॉबर्ट ब्रूस पहले ऐसा व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की थी। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, जिसको सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहते हैं। असम का श्वेतभ्रू गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाभी कपि है, यानी मानव का सर है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती थी, जिसका संबंध जारवे की संस्कृति से है। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखिएगा कि भारतीय नागरिक सेवा के प्रथम अधिकारी जो थे वो रिजले थे, जिन्होंने पहली बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय का पता लगाया जाता है कि 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक है। यह जो पता लगाया जाता है वो रेडियो कार्बन C14 के द्वारा पता लगाया जाता है, और इसका जो विस्तार है वह त्रिभुजाकार है। इसका विस्तार कैसा है सिंधु घाटी सभ्यता का, तो त्रिभुजाकार है। उत्तर में जम्मू कश्मीर में आता है, पूर्व में पाकिस्तान में और पश्चिम में उत्तर प्रदेश में जगह है। अब कौन कौन जगह है उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज है 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसका खोज किया था। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य युग में रखा जाता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे, जिन्होंने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विविधता घोषणा की थी। यानी कि सर जॉन मार्शल ने पहली बार यह बताया था कि 1924 ईस्वी में कि एक उन्नत नगर है जिसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से खोजा जा सकता है। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिम पूरा स्थल जो है वो दास्क नदी के किनारे है, इसको कहते हैं सुदकंगडोर। यह पड़ता है बलूचिस्तान में, जो पाकिस्तान का सबसे पश्चिमी इलाका है। पूर्वी जो पूरा स्थल है वह हिंडन नदी के किनारे है, इसका नाम है आलमगीरपुर। यह जिला मेरठ में है और राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तरी जो सबसे पूरा स्थल है वह चिनाब नदी के तट पर अवस्थित है, अखनूर के निकट। इसको हम लोग जगह का नाम कहते हैं मांदा। यह पड़ता है जम्मू कश्मीर में। तथा दक्षिणी पूरा स्थल जो है वह गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद में है। यह अहमदनगर जिला में महाराष्ट्र में आता है। अभी हमने आपसे कहा था कि इसका जो इलाका है वह त्रिभुजाकार है। आप समझ गए होंगे त्रिभुजाकार। उत्तर में जम्मू कश्मीर है और पश्चिम में पाकिस्तान में बलूचिस्तान है और पूरब में जो है वह उत्तर प्रदेश है और दक्षिण में जो है वह अहमदनगर महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता या संधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। संधव सभ्यता से प्राप्ति परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये 6 बड़े नगर कौन कौन हैं, तो सबसे पहला जो आता है जिसका नाम है मोहनजोदड़ो, दूसरा का नाम है हड़प्पा, तीसरा है
गनवारी वाला, चौथा है धौलावीरा, पांचवा है राखीगढ़ी एवं छठा है कालीबंगा या कालीबंगन। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। यानी जब भारत आज़ाद हुआ 1947 ईस्वी में, उसके बाद सबसे स्थल अगर ज़्यादा खोजा गया है कहीं पे तो वह गुजरात में खोजा गया है। अब एक बात यहाँ पे ध्यान देने लायक है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, घग्गर नदी के किनारे, जो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। इसका खोज 1963 ईस्वी में सूरजभान ने किया था। लोथल एवं सुतकोटदा जो है वो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जोते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.8 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा है एवं 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 प्रमुख मुख वाले देवता, जिनको पशुपति के कहते हैं, उनका मूर्ति मिला है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु यानी एक सिंग वाला पशु मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। मनके के कारखाने लोथल एवं चंदोदड़ो में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो आता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। अब ग्रिड पद्धति क्या होती है ये हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुल करके पिछवाड़े की ओर खुलते थे, यानी गली की ओर खुलते थे। अब क्यों खुलते थे ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर मेन रोड पे दरवाज़ा रहेगा तो एक्सीडेंटल ज़्यादा हो सकती है, जिसके कारण वहाँ नहीं खोली जाती थी, या भीड़ भाड़ के कारण नहीं खोली जाती थी। केवल लोथल नगर के घर के दरवाज़ा जो है मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं, क्योंकि यह व्यापारिक नगर थी। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूँ और जौ थी, जो हमने अभी पढ़ा था। सैंधववासी जो लोग थे मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे, जिसको हम लोग मधु कहते हैं, या फिर हम लोग देहातवागी अगर भाषा में देखें तो इसको मध्य कहते हैं। मिट्टी के बने हल का साक्ष्य जो है बनमाली से मिला है। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है तो बनमाली से मिला है। आगे देखें, रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुरकोटदा, कालीबंगा एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए एवं 4 पहिए वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु घाटी सभ्यता से ही होती है। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कौन जगह से कौन सा विदेशी व्यापार होता था। जैसे अगर तांबा की हम बात करें, सबसे पहले अगर हम तांबा की बात करें तो तांबा का जो व्यापार है वह इन इलाकों से होता था, जैसे खेतड़ी हो गया, बलूचिस्तान हो गया, ओमान हो गया। चांदी का अगर हम लोग व्यापार देखें कि चांदी का व्यापार कहाँ कहाँ से होता था, तो चांदी का व्यापार होता था अफगानिस्तान से और ईरान से। सोना का अगर हम लोग व्यापार देखें तो सोना का जो व्यापार इन लोग करते थे वह करते थे कर्नाटक से, अफगानिस्तान से और ईरान से। टीन का जो इन्होंने व्यापार किया था, टीन का व्यापार इन लोग करते थे अफगानिस्तान से और ईरान से। गोमेद, जिनको हम लोग कहते हैं गोंद का जो इन लोग व्यापार करते थे वो करते थे सौराष्ट्र से। लाजवर्त का व्यापार करते थे मेसोपोटामिया से, और सीसा का व्यापार करते थे ईरान से। आगे हम लोग देखें तो आता है मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु घाटी सभ्यता से रहा है। सैंधव ये संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन फॉनिक वर्ग के हाथों में था। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी कहा है।
सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जा सकता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। अब इस तरीका की जो अब देखते होंगे कहीं पे बना हुआ, इसको हम लोग स्वास्तिक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह का खोज जो हुआ था वो सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिला है। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। कुबड़ वाला जो सांड होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिले हैं। स्त्री की जो मूर्तियाँ हैं यानी मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधव समाज जो था वह मातृसत्तात्मक थी। वहाँ के घर की मालकिन जो होती थी वो माँ होती थी, या वहाँ के लोग जो हैं माँ के नाम से जाने जाते थे। हम ये अनुमान लगा सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक कीजिएगा। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला इसमें जो है, अब याद रखिएगा, सिंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वह किस नदी के किनारे है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके खननकर्ता कौन है उसके बारे में पढ़ेंगे। और वर्तमान में अभी वह कहाँ है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो इसमें आता है, सबसे पहला है हड़प्पा। तो हड़प्पा के बारे में अगर देखें तो हड़प्पा जो है वह रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। अभी इसका स्थिति की बात करें तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला में पड़ता है। इसका जो खोज है वो दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। माधो सुरवत्स है 1926 ईस्वी में किया था, और व्हीलर ने 1946 ईस्वी में इसका खुदाई किया था। उसके बाद आता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का जो खोज है वह जो है राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। मैके ने फिर इसकी खुदाई 1927 ईस्वी में किया, और व्हीलर ने इसकी खुदाई 1930 ईस्वी में किया। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है, और अभी यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला में स्थित है। उसके बाद आता है चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है। यह सिंध प्रांत पाकिस्तान में है, नवाब शाह जिला में। इसका खोज मैके ने 1925 ईस्वी में किया था। NG मजूमदार 1931 ईस्वी में इसकी खोज की थी। कालीबंगा अब अगला आता है। कालीबंगा पर अगर हम लोग ध्यान दें तो कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यह राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में है। इसका खोज अमलानंद घोष ने 1951 ईस्वी में किया, और फिर इसकी खुदाई बीबी लाल एवं बीके थापड़ ने 1961 ईस्वी में किया था। उसके बाद आता है कोटदीजी। कोटदीजी सिंधु घाटी सिंधु नदी के किनारे है, और यह सिंध प्रांत का खैबरपुर स्थान में पड़ता है। इसकी खोज जो है फजल अहमद ने 1953 ईस्वी में किया था। रंगपुर जो है मादर नदी के किनारे है। यह गुजरात का काठियावाड़ जिला में है। इसका खोज रंगनाथ राव ने 1953-54 में किया था। अगला 7वां स्थान आता है रोपड़। रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे है। इसे पंजाब का रोपड़ जिला में पड़ता है। रोपड़ स्थान पर है। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज 1953 से 1956 ईस्वी के बीच किया था। अगला आता है लोथल। भोगवा नदी के किनारे, यह गुजरात के अहमदाबाद जिला में स्थित है। इसका खोज रंगनाथ राव ने 1954 ईस्वी में किया था। उसके बाद आता है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला में यह पड़ता है। इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 ईस्वी में किया था। उसके बाद आता है दोस्तों दास नदी के किनारे सुदकंगडोर। यह जो है पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे स्थित है। इसका खोज ऑरेल स्टाइन ने 1927 ईस्वी में किया था। उसके बाद आता है बनमाली। बनमाली जो है रंगोई नदी के किनारे है। यह हरियाणा का हिसार जिला में पड़ता है। इसका खोज रविंद्र सिंह बिष्ट 1974 ईस्वी में किए थे। कई बार यह क्वेश्चन पूछ चुका है दोस्तों। धौलावीरा जगह है अगला। यह जो आता है वह लूनी नदी के किनारे है, गुजरात के कच्छ जिला में। इसका खोज JP जोशी ने 1967 से 68 ईस्वी में किया, और फिर इसकी खुदाई जो है रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1990-1991 में किया था। उसके बाद आता है सोतकाह। सोतकाह जो है सादिकौर नदी के किनारे है।
ये दक्षिणी बलूचिस्तान में स्थित है। इसका जो खोज है जॉर्ज डेल्स ने 1962 ईस्वी में किया था। आशा करते हैं कि यह चीज़ें आपको अच्छे से याद हुई होगी और अच्छे से इसको आप देख पाए होंगे। ऐसे ही वीडियो आप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपको ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा।